हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए, पिछले कई दिनों से हम हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी दोनों का बैच हमारी एप्लीकेशन पर कंटिन्यू है। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। बहुत सारे अभी सोच रहे हैं कि कहाँ क्लास को ज्वाइन किया जाए, और हम लगातार यूट्यूब पे भी आपके लिए बहुत सारा मैटर लेके आ रहे हैं। तो आज उसी क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट नंबर 4 की सिलेबस में ये दिया गया है, और कई स्टूडेंट का मैसेज भी आया था कि सर मराठा पेशवा आप बताइएगा, समझाइएगा। ये थोड़ा सा हमारे लिए पजल करता है। इसमें बहुत सारे युद्ध हम पढ़ते हैं, बहुत सारी ट्रीटीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनता है। वैसे तो ये चैप्टर सभी एग्जाम के अंदर लगभग हमारा पूछा जाता है, फिर भी हमारा टारगेट चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही रामबान आज की क्लास साबित रहेगी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो समस्याएं आती है आपको, वो सारी समस्याएं इन 40 मिनट के अंदर मुझे लगता है कि वो दूर हो जाएगी। आप बस ये 40 मिनट यहाँ पे ध्यान से देना। स्क्रीनिंग प्लस मेंस दोनों को मैं यहाँ पे टारगेट कर रहा हूँ। आपकी एप्लीकेशन लर्न हिस्ट्री बाय चौहान पर आपने देखा होगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मराठा पेशवा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शुरुआती शिवाजी महाराज के साम्राज्य से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, नहीं, मराठा पेशवा से मैं आज स्टार्ट करूंगा। इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगा। पहला मराठा पेशवा, और दूसरा एंग्लो मराठा जो कॉन्फ्लिक्ट हमारा होता है अंग्रेजों का और मराठों के जो संघर्ष होते हैं, तीन जो संघर्ष होते हैं, उनमें मुख्य युद्ध जो होते हैं, उनमें मुख्य जो हमारी संधियां जो होती है, एक क्लास उसकी होगी। आज की क्लास जो है, प्रॉपर जो फोकस है वो मराठा पेशवाओं के ऊपर यहाँ पे रहेगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से, तसल्ली से आप चीजों को यहाँ पे समझना दोस्तों, ठीक है। अब हम मराठा पेशवा पद पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहां पे आप देखिए, सबसे पहले दोस्तों, कि पेशवा क्या शिवाजी के समय में पेशवा का पद था? क्या शिवाजी के बेटे जो है हमारे संभाजी महाराज के समय में पेशवा का पद था? क्या राजा राम के समय में पेशवा का पद था? क्या शिवाजी द्वितीय के समय में पेशवा का पद था? तो आप कहेंगे यस, पेशवा का पद तो हमारा शुरुआती समय से चला आ रहा था, लेकिन वो प्रसिद्धि अभी तक हमें पेशवा के पद के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। जो प्रसिद्धि 1713 के अंदर बालाजी विश्वनाथ के समय में हमें देखने को मिलेगी। तो अब बालाजी विश्वनाथ को समझने से पहले, या पहले पेशवा को समझने से पहले, थोड़ी सी उनकी बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी छत्रपति जो हमारे हुए उनकी चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज 1618 के अंदर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बाद उनके दोनों बेटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उनके दो बेटे कौन? संभाजी महाराज और राजा राम। संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे 1680 में। ये टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड है जिस समय मुगल शासक औरंगजेब भारत के अंदर रूल कर रहा होते हैं, है ना। ये कहानी आपको पता है कि भाई संभाजी महाराज और जो है हमारे मुगल शासक औरंगजेब के बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष के पीछे कारण है कि औरंगजेब के जो बेटे हैं, जिनको आप अकबर के नाम से जानते हैं, उनको शरण दिया। और भी कई सारे कारण हैं। आपको पता है कि औरंगजेब का आखिरी जो समय है, अंतिम जो हाफ पीरियड है, वो दक्षिण भारत के अंदर ही उनका बीता है। 1689 की घटना है दोस्तों, जब 1689 के अंदर जब औरंगजेब के द्वारा संभाजी की यहाँ पे संभाजी को मार दिया, और उनके जो बेटे हैं जिनको आप जानते हैं साहूजी महाराज के नाम से, तो साहूजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया। अब साहूजी महाराज को गिरफ्तार करने के बाद में जो गद्दी का अगला जो दावेदार आए, वो दावेदार संभाजी महाराज के भाई राजा राम हमारे हुए हैं। 89 में गद्दी पर बैठे हैं। राजा राम हमेशा यही कहते थे कि देखो, भाई की मृत्यु के बाद मुझे गद्दी मिली है, असली हकदार इसमें मेरा भतीजा है। भतीजा मतलब कि साहूजी महाराज है। तो साहूजी महाराज क्योंकि उनकी मुगलों की कैद में है, तो मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे शासन करूंगा, कभी गद्दी पर नहीं बैठे। तो कुछ समय इन्होंने अपना शासन किया। मेरा काम है पेशवा पढ़ाना आज। इसके बाद में 1700 के बाद जो है गद्दी पर बैठा दिया जाता है शिवाजी द्वितीय को। ये राजा राम के बेटे हैं, लेकिन ये कम उम्र है इनकी, अभी अल्पवयस्क है। इनकी जो संरक्षक के तौर पे जो इनकी रिजेंट जो बनी, वो इनकी माता बनी। किसकी माता? शिवाजी द्वितीय की माता, यानी कि राजा राम की पत्नी। राजा राम की पत्नी का नाम कहूं तो आपको ताराबाई। तो ताराबाई इनकी यहाँ पे रिजेंट बनती है। दोस्तों ये घटना है 1700 से 1707 तक की। अब इतिहास के अंदर 1707 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक परिवर्तन हमारा इतिहास के अंदर यहाँ पे आता है। जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इतिहास में हमारा आता है वो ये है दोस्तों, कि इसी समय
औरंगजेब की डेथ हो जाती है मार्च के महीने में। और जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है मार्च के महीने में, तो उनके दो बेटों के बीच में एक संघर्ष चलता है। वैसे तो कई सारे बेटे थे उनके, 3 बेटे तो उस समय जीवित ही थे, जिनका नाम है, एक का मुअज्जम है, एक का नाम आजम है, एक का नाम कामबख्श है। मुअज्जम वो बाद में चलकर जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है या शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है, उस मुअज्जम की बात कर रहे हैं। एक बेटा आजम है, एक बेटा कामबख्श है। अब गद्दी पर आजम भी अधिकार करना चाहता है औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में, गद्दी पर मुअज्जम भी अधिकार करना चाहता है, गद्दी पर कामबख्श भी अधिकार करना चाहता है। अब आजम ने क्या किया, आजम ने कहीं ना कहीं ये जो, क्योंकि उस समय जब औरंगजेब की डेथ हुई तो दक्षिण भारत के अंदर थे और आजम उनके लगभग साथ ही रहा करते थे, आसपास ही थे, तो आजम के सानिध्य में कहीं ना कहीं ये भी थे हमारे जो मराठा साहू जी महाराज छत्रपति की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने छत्रपति महाराज से एक संधि की कि अगर मैं आपको कैद से छोड़ दूं तो उन्होंने कहा कि आप हमें कैद से मुक्त कीजिए, उसके बाद में हम आपके लिए दक्षिण भारत से अपनी टीम लेके आएंगे और हमारी जो टीम है वो आपके लिए यहाँ पे मैदान में काम करेगी। साहू जी महाराज ने कहा, बोले ठीक है। तो एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू जी महाराज को कैद से जो छोड़ा था वो मुअज्जम ने छोड़ा था या आजम ने छोड़ा था। तो कई किताबों में मुअज्जम लिखा होता है, लेकिन आप याद रखना आजम ने छोड़ा था, वो आजम जो जजाऊ के युद्ध में मारा जाता है बाद में, है ना। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि साहू जी महाराज को गैर कैद से छोड़ दिया गया, दक्षिण भारत में गए, तो दक्षिण भारत में पता लगा कि चाची अभी शासन कर रही है। चाची कौन? ताराबाई। तो चाची शासन कर रही है। चाची को बोली कि चाची बहुत दिन मलाई चाट ली, अब असली जो हकदार है इस गद्दी के वो हम हैं और ये गद्दी हमें दे दी जाए। चाची बोली ऐसे कैसे दे दे? बोली देखे बात ऐसी है, अगर मेरे पिताजी की मृत्यु ना होती तो ये गद्दी मेरे पिताजी के पास थी, हत्या ना होती मेरे पिताजी की, उसके बाद अगर हम कैद में गिरफ्त ना होते तो पिता के बाद पिता के उत्तराधिकारी कौन? तो पिता के उत्तराधिकारी हम, साहू जी महाराज। तो फिर चाचा का तो नंबर ही ना आता ना राजा राम का। तो फिर भी कुछ समय चाचा ने किया, अब आपने कुछ समय किया, तो अब उनके जो असली हकदार है वो गद्दी के वो आ गए हैं, अब आप हमें दे दीजिए। बोला ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं देंगे। तो दोनों के मध्य एक युद्ध होता है दोस्तों, तो युद्ध होता है दोनों के मध्य, साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच में। उस युद्ध को आप खेड़ का युद्ध बोलते हैं, जो 1707 के अंदर होता है। अब बात खेड़ का युद्ध हुआ, असली जो शुरू में गद्दी पर 7 सालों से बैठी है वो ताराबाई अपने बेटे को लेके बैठी है, तो पावर ताराबाई के आसपास सेंटर्ड थी, केंद्रित थी। उस आड़े समय में साहू जी महाराज के काम एक कोंकण के ब्राह्मण व्यक्ति आए, और वो कोंकण के जो ब्राह्मण व्यक्ति थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। अदरवाइज आप देखेंगे कि इनके खिलाफ धन्नाजी जाधव जैसे महान सेनापति, आगे चलकर उनके बेटे चंद्रसेन जाधव, एक सीमा रक्षक कान्होजी आंगड़े, ये सब किसकी तरफ? तो ताराबाई की तरफ। लेकिन एक उचित पावन ब्राह्मण किसके साथ दे रहा है? तो साहू जी महाराज का साथ वो दे रहे हैं। अभी घटना 1707 की है और पेशवा बनेंगे 1713 में, तो अभी बीच में 6 साल का वो समय है अभी जिस जहां पे मैं चर्चा कर रहा हूं। बहुत ही माइंडेड व्यक्ति था, चित पावन ब्राह्मण है। आज भी हम देखते हैं कि जो जिसके लास्ट में कर लगता है ना महाराष्ट्र के अंदर, वो ब्राह्मण चित पावन कोंकण ब्राह्मण है। सचिन तेंदुलकर, मंजेरकर, ये सब कौन है? ये ब्राह्मण ही तो है हमारे। तो ये बालाजी विश्वनाथ अपने जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ लगाने के बाद में क्या करते हैं? तो ये जुगाड़ लगाने के बाद में उनकी तरफ जो धन्नाजी जो जाधव थे उनको अपनी तरफ वो ले आते हैं, अपनी सेना में उनको, अपनी मतलब साहू जी की पार्टी में उनको शामिल कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप पहले एक बार बालाजी विश्वनाथ के बारे में यहाँ पे देख लीजिए भाई। ये बालाजी विश्वनाथ की फोटो है। ये है वो शख्स जो आपका महाराष्ट्र का चित पावन ब्राह्मण है, कोंकण का बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति ये हमें देखने को मिलता है। अनुभव अच्छा खासा है, राजस्व का भी अनुभव है, ठीक ठाक कॉमर्स इन्होंने पढ़ी हुई है।
कॉमर्स क्यों कह रहा हूं मैं, ठीक ठाक पड़ी हुई है। जो इनके पिताजी थे, इनके जो दादाजी थे, जो इनके पूर्वज थे, वो जो है हमारे टैक्स कलेक्ट करने वाले होते थे, कर का संग्रह करने वाले होते थे, वंशानुगत वो कौन थे, वंशानुगत कर संग्रह करता हुआ करते थे। यानी कि तो फिर जिस परिवार में पलेंगे बढ़ेंगे तो जो कॉमर्स की जानकारी तो ठीक ठाक इनको हो ही गई थी। तो इसके अलावा आप कहेंगे ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। हम साहू की बात की, हमने यहाँ पे मुक्त कर दिया। तो ये फोटो आपने देख लिया होगा। इस फोटो को थोड़ी देर अभी दिमाग में सेट करके रखना है। ये फोटो है हमारा बालाजी विश्वनाथ का। अब देखो ये कहानी, यहाँ पे आप देखो ये कहानी क्या है भाई। तो ये कहानी हमारी साहू जी महाराज और ताराबाई की। ये कहानी हमारी साहू जी महाराज और ताराबाई की। देखो साहू जी महाराज को कैद से मुक्त किया आजम ने, इधर ताराबाई शासन कर रही थी। ये साहू की चाची थी, शिवाजी द्वितीय की माता थी, ताराबाई की पत्नी थी। दोनों के बीच में संघर्ष होना निश्चित था। संघर्ष हुआ खेड़ के मैदान में। कब हुआ? तो 1707 में हुआ। साहू का साथ कौन दे रहे थे? तो बालाजी साहू का साथ यहाँ पे दे रहे थे। इधर ताराबाई का साथ कौन दे रहे थे? तो धन्ना जी जो सेनापति थे वो ताराबाई का साथ वो दे रहे थे। तो क्या किया बालाजी ने? जोड़ तोड़ लगाई। जोड़ तोड़ लगाने के बाद में धन्ना जी सेनापति को अपनी तरफ यहाँ पे मिला लिया। लेकिन कुछ समय बाद में दुर्भाग्यवश धन्ना जी सेनापति की मृत्यु हो जाती है। जब धन्ना जी सेनापति की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, उसके बाद में इनका बेटा जो है चंद्रसेन जादव, जो इनका बेटा है, तो चंद्रसेन जादव का जो झुकाव था वो ताराबाई की तरफ था। इनके एक को अपनी तरफ किया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में उनका बेटा आया चंद्रसेन, और चंद्रसेन को फिर इन्होंने अपनी तरफ यहाँ पे मतलब इनका झुकाव ताराबाई की तरफ था। यानी कि अभी भी टीम इनकी यहाँ पे भारी हमारी लगती है। फिर एक बात देखिए यार, एक बात देखिए, ये घटना 1707-8 की घटना है। साहू जी को लगा यार ये व्यक्ति है तो काम का, वफादार भी है ना। और क्योंकि साहू जी के अंदर वो टैलेंट नहीं था, साहू जी इतने योग्य नहीं थे जितने योग्य उनके पिताजी थे। पिताजी मतलब संभाजी महाराज। साहू जी उतने टैलेंटेड नहीं थे जितना जी टैलेंटेड उनके दादाजी थे। दादाजी कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक ठीक थे, बस ज़्यादा इनमें अपने कुछ योग्यता या कुछ सैन्य गुण इनके अंदर नहीं मिलते। लेकिन कई बार होता है ना कि हमें हमारे अधिकारी, हमारे क्लीग वो बहुत ही शानदार हमें मिल जाते हैं। दिल्ली सल्तनत में भी ऐसे उदाहरण देखते हैं हम कि फिरोज शाह तुगलक की जो सफलता का जो कारण है वो उनके अधिकारीगण है, जो फिरोज शाह तुगलक को सफलता हमारी मिली है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? साहू ने एक नया पद क्रिएट किया। एक नया पद कौन सा क्रिएट किया? तो ये पद है सेना करते का। देखो सेनापति अलग होता है जो सेना को लीड करता है, सेना करते अपना एक नया पद होता है। इसका मतलब होता है सेना को संगठित करने वाला, सेना को सब हथियार वगैरह जो भी उसकी जरूरत की चीजें होती है वो उसको आवंटित कराने वाला। ये नया पद बनाया और नए पद पर किसको बैठाया यहाँ पे? तो नए पद पर बालाजी विश्वनाथ की यहाँ पे नियुक्ति की गई। कौन से पद पर? सैन्यकर्ता के पद पर। और ये किसने बनाया? बालाजी, ये साहू जी महाराज ने। किसको बैठाया? बालाजी विश्वनाथ को। यानी कि प्रमोशन हो गया बालाजी विश्वनाथ का। तो और अब दिमाग से काम करेंगे और दिल से काम करेंगे। देखो सभी को जरूरत होती है भाई, जिसके यहाँ अगर हम काम करते हैं तो अपनी भी तो कुछ महत्वाकांक्षा होती है। ठीक है हम किसी के लिए लॉयल्टी के साथ काम करेंगे, लेकिन अपनी भी तो महत्वाकांक्षा होती है ना भाई, हमारा भी नाम हो, नेम हो, फेम हो, है ना। अब अगली कहानी सुनिए। इस समय हमारे पेशवा हुआ करते थे। पेशवा मैंने जो कहा आपको कि पहले से बनते आ रहे हैं, तो साहू जी महाराज के जो पेशवा हुआ करते थे वो हुआ करते थे बहिरोपंत पिंगले। वो कौन हुआ करते थे? बहिरोपंत पिंगले। अब ताराबाई की टीम जो है वो बहुत ही तकड़ी थी, शानदार थी। तो ताराबाई की टीम में ताराबाई खुद, उस कान्होजी आंगड़े, सीमा रक्षक चंद्रसेन जादव, ये 3 लोग ताराबाई की टीम में। इधर मैं बात करूं बहिरोपंत पिंगले की, तो बहिरोपंत पिंगले पेशवा इतना योग्य तो थे नहीं। ठीक है, साहू जी महाराज और ये दोनों को बंदी बना लिया गया। फिर दिमाग लगाना पड़ा बालाजी विश्वनाथ ने। और बालाजी विश्वनाथ ने इस बार दिमाग लगाया कि जो ये हमारे कान्होजी आंगड़े हैं इनकी राष्ट्रीयता को ललकारा कि किस प्रकार से अभी हम जो है एक जटिल समस्या के अंदर फंसे हुए हैं, और अभी पुर्तगाली और जो दूसरे यूरोपियन लोग हैं वो हमारे क्षेत्र पर वो कब्जा कर रहे हैं। तो ये जरूरत है राष्ट्रीयता के लिए काम आने की। तो उनकी राष्ट्रीयता को ललकारा, अपनी तरफ उनको किया, न्यूट्रल करके अपनी तरफ कर लिया कान्होजी आंगड़े को, है ना। तो टीम फिर हल्की पड़ गई। अब क्या हुआ कि ताराबाई की सेना में फूट डलवाकर कान्होजी आंगड़े को अपनी तरफ मिला लिया। अब भाई फिर पलड़ा भारी हो गया।
फिर पलड़ा किसका भारी हो गया, तो फिर पलड़ा भारी हो गया किसका, तो आप कहेंगे भारी हो गया आपका साहूजी महाराज का। और अब समय आया 1713 और पेशवा ने कहा कि देखो विश्वनाथ ये सब आपकी देन है यार, आपने बहुत मेहनत की है, तो अब हम आपको पेशवा बनाते हैं। तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते हैं। दोस्तों देखिए, मराठा साम्राज्य की नींव जो डाली थी वो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा हम देखते हैं, या एक कह सकते हैं आप संस्थापक आप बोल सकते हैं असली तरीके से। फिर आप कहेंगे कि जब कमजोर हुआ साम्राज्य उसमें दोबारा जान डालने का जो कार्य किया, दोबारा से कार्य फिर हमारे बालाजी विश्वनाथ के द्वारा किया गया, जो 1713 में जो हमारे पेशवा यहाँ पे बनते हैं। बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण घटना पेशवा बनने के बाद में, उस घटना के बारे में भी यहाँ पे हम एक बार चर्चा करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है बालाजी विश्वनाथ की, आप मुझे लगता है कि कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली ना मराठा पेशवा की, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप पेशवा पद, है ना। ऐसे में आप लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। तो मैंने क्या कहा कि देखो 1713 में पेशवा बने। आप थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस का ध्यान रखा करो हिस्ट्री में। इसी समय पे 1713 के अंदर मुगल बादशाह कौन, तो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और दिमाग लगा के आप कहोगे कि यार 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई, ठीक है। उसके बाद कौन बने यहाँ पे, तो बहादुर शाह के नाम से बने। जो मुअज्जम था वो बहादुर शाह शासक बने। लेकिन यार ये 1712 में इनकी डेथ हो गई। अब इसके बाद में कौन बने, बहादुर शाह के बाद में, तो आप कहेंगे यार बहादुर शाह के बाद में तो फिर संघर्ष होता है बहादुर शाह के बाद में। तो और वो आप कहते हैं ना वो क्या नाम उसका, फर्रुख सियार के से पहले जो जुल्फिकार जुल्फिकार जो गुट था हमारा, जुल्फिकार खान का और असद खान का जो गुट था, वो एक व्यक्ति को यहाँ पे हमारा मुगल शासक बना देते हैं। वो व्यक्ति कौन था भाई, बताइए, जिसको आप इतिहास में लंपट मूर्ख कहते हैं, कमेंट करिए। तो 1712 में वो लंपट मूर्ख हमारा गद्दी पर बैठते हैं। फिर 1713 में हमारे फर्रुख सियर आ जाते हैं और फर्रुख सियर 19 तक रहते हैं। ये घृणित कायर है, वो लंपट मूर्ख है ना, वो लंपट मूर्ख है। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये कहानी चल रही है कि अब 1713 से 19 के बीच में फर्रुख सियर गद्दी पर बैठे हैं। और फर्रुख सियर जो गद्दी पर बैठे, ये सैयद बंधुओं की मदद से बैठे। सैयद बंधु मतलब कि ये अपने मुजफ्फरनगर वाले हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान, ये दो भाई थे। दोस्तों बने तो सैयद बंधुओं की मदद से ही थे, जिनको आप किंग मेकर के नाम से जानते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये उनसे छुटकारा पाने का प्रयास इन्होंने यहाँ पे किया है। और जब छुटकारा पाने का प्रयास किया है तो दोनों भाइयों को उन्होंने अलग अलग कर दिया। दोनों भाइयों को, अब्दुल्ला खान को अपने पास रखा, हुसैन खान को जो है दक्षिण भारत में भेज दिया। अब दक्षिण भारत में हुसैन अली खान को भेज दिया तो वो षड्यंत्र रचते रहे। जुल्फिकार खान कैसा षड्यंत्र रचते रहे कि अब्दुल्ला खान की हत्या करनी है। इन दोनों भाइयों को पहले तो अलग किया, अब इनमें से हत्या करनी है इनकी ना। इसकी जानकारी कहीं ना कहीं हुसैन अली खान को लग गई। अब हुसैन अली खान को लगी तो एक बेचैनी है, दक्षिण भारत में है, अपने भाई की रक्षा करनी है, अपने भाई को बचाना है उत्तर भारत में आकर। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत को ऐसे खाली छोड़ के तो नहीं आया जा सकता था। खाली मतलब कि मैं कहूँ तो मराठा उस समय वहाँ पे प्रभुत्व, मतलब मराठा शक्तिशाली थे, तो अगर छोड़ के आ गए तो मराठा सारे को कैप्चर कर लेंगे। तो भाई एक संधि की बात वो लोग करते हैं, है ना। अभी तक पूरा जो एक लेसन प्लान है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ। संधि जो होती है हमारी, तो संधि होती है कि चलो भाई वो कहते हैं, एक पत्र लिखते हैं कि हम मराठों के साथ एक संधि करते हैं। बोला ठीक है भाई, है ना, कुछ फायदा हमारा होगा कुछ उनका होगा। तो संधि करता तो जो हुसैन अली खान है, लेकिन उस समय जो शासक है जो साइन करने थे उस संधि पे, वो थे वो थे हमारे फर्रुख सियर, जिसको साइन करने थे। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं आपको कि इधर साहूजी महाराज हमारे छत्रपति, उधर फर्रुख सियर हमारे मुगल सम्राट, तो मैं बात कह रहा हूँ। लेकिन संधि किस किस के बीच में वास्तविक तौर पे, तो आप कहेंगे बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली खान के बीच में। अब आप कहेंगे कि संधि में क्या बात हुई है, वो बातें जाननी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है। और ये संधि रिसर्च टेम्पल ये बात कहते हैं कि मराठों के लिए मैग्ना कार्टा थी ये संधि। कभी भी आए कि मराठों का मैग्ना कार्टा, तो आप कहेंगे 1719 की वो संधि, जिसको आप दिल्ली की संधि के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये पढ़ लो कि 1717 में अब्दुल्ला खान के दरबार में स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि हुसैन अली को बुलाने पर बाध्य हो गया। दूसरी ओर हुसैन अली ने यह अनुभव किया कि यदि उसे दक्षिण में अनुपस्थित रहना है तो वह मराठों से शत्रुता नहीं रख सकता। सैयद बंधुओं को मराठों और दरबारी षड्यंत्रों के बीच पिस जाने का भय था। अतएव हुसैन अली खान ने
दिल्ली की ओर प्रस्थान करने से पहले मराठों से मित्रता करने की सोची। ये बातें मैंने बता दी आपको। साहू अपनी माता तथा भाई को जो दिल्ली में बंधक थे मुक्त करवाना चाहता था। तुरंत इस मित्रता के लिए तैयार हो गया। संधि की शर्तें बनाई गई। मसवदा सम्राट की अनुमति के लिए दिल्ली भेज दिया गया। मुख्य शर्तें क्या थी ये इंपॉर्टेंट है। अब एक एक संधि को बहुत ही ध्यान से समझना है, रटना नहीं है किसी भी एक भी संधि को। यहां पर दोस्तों ध्यान से क्या समझना है, देखो पहली बात बोली कि साहू को शिवाजी का साम्राज्य पूर्ण रूपेण अधिकार में मिलेगा। कि जो साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में हुआ करता था, जो साम्राज्य उन्होंने जीता था और इस पर अब मुगलों का अधिकार है, वो साम्राज्य पूर्ण रूपेण दोबारा से हमें मिलना चाहिए, मराठों को मिलना चाहिए। तो हुसैन अली खान बोले यस, दे दिया जाएगा। ठीक है, एग्रीडेड। दूसरी बात बोली कि खानदेश, बराड़, गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक के वे सभी क्षेत्र जो मराठों ने पिछले दिनों विजय किए थे, साहू को मराठा राज्य के भाग के रूप में मिल जाएंगे। देखो बात ध्यान से, पहली बात बोली कि हमें वो स्वराज्य मिलना चाहिए जो हमें छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य हमारा पार्ट हुआ करता था। ठीक है। दूसरी बात बोली कि देखिए जो क्षेत्र अभी तक हमारा आपने कैप्चर किया वो तो हमें मिल ही जाएगा, स्वराज्य वाला हमने मांग लिया, लेकिन जो क्षेत्र हमने आपसे जीता है, कौन सा क्षेत्र जीता है? तो खानदेश, बराड़, गोंडवाना, हैदराबाद, कर्नाटक, ये क्षेत्र किसने जीता है? मराठों ने जीता है मुगलों से। ये हम नहीं देंगे आपको, ये हमारे पास ही रहेगा। यानी कि हमारे द्वारा जीता गया क्षेत्र जो तुम्हारा क्षेत्र है वो हमारे पास रहेगा, और जो तुमने हमारा लिया वो तुम हमें दोगे। हमारा हमारे पास रहेगा और जो तुमने हमारा लिया वो भी तुम्हें देंगे। अब दबे हुए थे मुगल काल, और जब संधि का जो पलड़ा है वो कहीं ना कहीं पेशवाओं की तरफ झुका हुआ है, मराठों की तरफ झुका हुआ है, तो मानने के लिए बाध्य होना पड़ा, है ना। मरते क्या नहीं करते। ये बोला कि ठीक है मान लिए बात में। मराठों को दक्कन में मुगल प्रांतों से चौथ और स्वदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार होगा। मराठों को दक्कन में मुगल प्रांतों से चौथ और स्वदेश मुखी प्राप्त करने का अधिकार होगा। कुछ ले तो रहे थे कुछ क्षेत्र से भी, बोला संपूर्ण क्षेत्र से हमें चौथ और स्वदेश मुखी अधिकार करेंगे। अब आप कहेंगे चौथ और स्वदेश मुखी क्या है? मैं कहूंगा एक प्रकार के कर है ये। चौथ राज्य की आय का 1/4 और स्वदेश मुखी 1/10। अब मान लिया किसी क्षेत्र में जाते हैं मराठा और उस क्षेत्र में जाके कहते हैं कि हमें चौथ दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। वो क्षेत्र कहता है कि सुरक्षा करेंगे, हमें तो जरूरत नहीं है, आप हमारी सुरक्षा किससे करेंगे? किससे हमें डर है? वो कहेंगे हमसे डर है आपको, हमसे डर है, हम दोबारा नहीं आएंगे, नहीं तो तहस नहस कर देंगे। किसी और से नहीं, हमसे डर है। अगर आप चाहते हैं कि हम दोबारा आपके साम्राज्य में ना आए तो ठीक है 1/4 भेजते रहना चौथ। तो किससे सुरक्षा की बात है? हमारे से सुरक्षा की बात। तो चौथ और स्वदेश मुखी देने की बात यहां पर बात नहीं। बोला ठीक है मान ली। बोला यार इतना सब कुछ हम, और एक बात हो रहा, एक बात और यहीं पे बता दो कि एक जो हमारी वो माता जी है, साहू जी महाराज की जो माता जी है, वो कैद में जो गिरफ्त है, उसको छोड़ दो। बोला ठीक है मान लो। यार इतनी बातें मान ली, अब एक आधी बात तुम लोग भी मान लो हमारी। वो बोलेगी बताओ क्या बात माननी है। देखो हम जरूरत के, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो लगभग है कि आपको मराठों को 15,000 सैनिक सम्राट हमें देने होंगे। जरूरत के समय आपको 15,000 सैनिक सम्राट हमें देने होंगे। बोला ठीक है दे देंगे, तैयार है, तैयार बैठी हमारी सेना, दे देंगे। इसके अलावा आपको हमने कहा कि यार इतना बड़ा हम साम्राज्य दे रहे हैं जिसमें आपको चौथ और स्वदेश मुखी का अधिकार आपको प्राप्त होगा, तो बदले में हमें भी तो थोड़ा बहुत कुछ मिलना चाहिए। तो कह रहे कि हाँ ठीक है देंगे ना 10 लाख रुपए साल के, 10 लाख रुपए देंगे ना कर के रूप में, चौथ और स्वदेश मुखी हम लेंगे, 10 लाख रुपए आपको देंगे। बोला ठीक। अब कहेंगे कि भाई ये माता और अन्य संबंधियों को छोड़ देंगे, बात होगी। अब एक पॉइंट बचता है लास्ट में कि कोल्हापुर के शंभू जी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। अब बात आ जाए सुन लो, अब कोल्हापुर एक नया बात आई। देखिए दोस्तों मराठा साम्राज्य अब दो भागों में विभक्त हो गया था। ये दो भाग है सतारा गुट और कोल्हापुर गुट। जहां पे छत्रपति साहूजी महाराज बैठे हैं वो सतारा गुट, और जहां पे ताराबाई गुट बैठी है वो संभाजी द्वितीय भाग है, वो हमारा कौन है? वो हमारे कोल्हापुर गुट। कोल्हापुर की चप्पलें भी सुनी होगी आपने, बहुत ही प्रसिद्ध चप्पलें हैं कोल्हापुर की। तो देखो यार वो कह रही है कि हम भी गद्दी के दावेदार हैं, लेकिन ये बात मुगल भी मान चुके हैं, ये बात
ये सैयद बंधु भी मान चुके हैं, अरे नहीं, असली पावर जो है वो साहू जी महाराज के पास में, असली पावर जो है वो विश्वनाथ के पास में। संधि उसी के साथ तो की जाती है जिसके साथ पावर हो। ताराबाई को तो बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। अब ताराबाई बोले देखो ये भी ठीक है, तुमने इनके साथ किया, मुगलों से कह रही है कि भाई अच्छा नहीं किया है तुम लोगों ने ना, लेकिन कम से कम एक बात तो बोलो ना। बोलो क्या, एक काम तो कर सकते हो इस संधि में हमारे अनुसार, बोलो बोलो ना क्या वो करना है। ये साहू जी महाराज की सेना कभी भी आ जाती है और हमारे जो पोते हैं संभाजी महाराज, इनको डरा देती है आके, कभी भी अटैक कर देती है। इनको ये तो बोल दो ना कि आप ऐसे मत डराया करो हमें, मतलब पोता अभी बच्चा है उसको मत डराया करो, किसी प्रकार की हानि हमें नहीं पहुंचानी चाहिए। बोला ठीक है, कह दिया कि भाई देखो यार ऐसा नहीं करना, अब कोल्हापुर गुट को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये बातें किसके साथ हुई? कोल्हापुर गुट के साथ हुई। बात समझ में आई आप लोगों को? ये मैंने क्या बताया आपको? तो मैंने बताया ये संधि की शर्तें बताई। ये संधि दिल्ली की संधि है, जो संधि 1719 में होती है, साइन फर्रुखसियर को करने थे। अब बात आई कि भाई, पर ये बोले सैयद बंधु हुसैन खान लिखा कि यार देख बात ऐसी है विश्वनाथ, और संधि अप्लाई होती रहेगी सारी बातें संधि की, लेकिन अभी मुझे जरूरत है 15,000 सैनिकों की, मराठों की, है ना, आप मुझे दीजिए, बाकी की शर्तें हम लगा लेंगे अपनी, है ना। बोला ठीक है ले जाओ, तैयार है। अब क्या करना था, फर्रुखसियर गद्दी से हटाना था, हटाया फर्रुखसियर को गद्दी से। तो संधि पर साइन किसके हुए आगे चलकर? फिर तो संधि पर आगे चलकर साइन हुए रफीउद दर्जात के। कभी भी पूछा जाए कि 1719 की इस संधि पर साइन किसके हुए, तो आप कहेंगे रफीउद दर्जात के हुए। रफीउद दर्जात, रफीउद दौला, दो शासक आएंगे। तो इस संधि को यहाँ पे, ये संधि जो हमारी हुई, इस संधि को रफीउद दर्जात ने साइन किया, और फिर इस संधि को मैग्ना कार्टा बोला गया मराठों को। किसने बोला? तो सर रिचर्ड टेम्पल ने बोला इसको मराठों का मैग्ना कार्टा। ये बहुत ही मतलब एक फेवर के अंदर मराठों की ये संधि हमारी यहाँ पे हुआ करती थी, फेवर में थी। इससे पहले एक संधि हमारी 1717 में आप देखते हैं कि वो अंग्रेज जो डॉक्टर है वो फर्रुखसियर के समय में आते हैं। अंग्रेजों के मामले में वो उनका मैग्ना कार्टा था, लेकिन मराठों के मामले में मुगलों के खिलाफ ये उनका मैग्ना कार्टा है। तो दोस्तों अब गद्दी पर बैठ जाते हैं रफीउद दर्जात मुगल शासक, मात्र 4-5 महीने के लिए। उसके बाद में रफीउद दौला, मात्र 4-5 महीने के लिए। इसी समय बालाजी विश्वनाथ भी, इनकी भी मृत्यु हो जाती है, स्वर्ग सिधार जाते हैं बालाजी विश्वनाथ। लेकिन अब एक जड़ जो है मराठा साम्राज्य के अंदर ये गाड़ कर चले गए। इनके बाद इनका उत्तराधिकारी इनकी गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन गद्दी पर बैठने से पहले आपने वो मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, जिसमें वहाँ पे पंत प्रतिनिधि कहते हैं कि नहीं असली हकदार हम हैं, हम बनने चाहिए। जब साहू जी महाराज कहते हैं ना, साहू जी महाराज बैठे रहते हैं और कहते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, बोले नहीं हम बनने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये जो है इनके जो बेटे हैं विश्वनाथ के, ये बहुत योग्य है और ये गद्दी पर बैठना चाहिए। फिर उनको वो उन्होंने टास्क दिया कि एक मिट्टी के अंदर एक मयूर पंख खड़ा किया और एक मतलब निशाने से, तीर से उसको तोड़ना था, 2 भागों में तोड़ना था। और वहाँ पे उन्होंने शस्त्र के साथ साथ में शास्त्र का परिचय बाजीराव को वहाँ पे देना था, और वो परिचय उन्होंने दिया। और उसके बाद में क्या घटना घटती है कि आप कहते हैं बाजीराव प्रथम, ये बालाजी विश्वनाथ का ये बेटा है, और योग्य पिता का योग्य बेटा आप यहाँ पे कह सकते हैं। ये वो व्यक्ति है जिसने हिंदू पद बादशाही का कॉन्सेप्ट दिया। ये वो व्यक्ति है जो इस निर्णय को लेकर चला था कि हम इस साम्राज्य को अटक से कटक तक के साम्राज्य को फैला देंगे। कृपया करके एक बार इस फोटो को देख लीजिए ना, जो दुर्दशा इस मूवी में बिगाड़ी है ना बाजीराव की, न्याय नहीं किया है बाजीराव के साथ में, है ना। बाजीराव बहुत महानतम व्यक्तित्व के अंदर हम बाजीराव को पढ़ते हैं, है ना। कई सीन तो बहुत ही घटिया लेवल के इस मूवी के अंदर हमारे बाजीराव के संबंध में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्या कहेंगे? बालाजी विश्वनाथ का बेटा है, योग्य पिता का योग्य बेटा है। हम क्या कहेंगे? हिंदू पद बादशाही को जिसने शिवाजी महाराज ने जिसके बारे में सोची थी कि हम एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करेंगे पूरे भारत के अंदर, उसी कदम पर आगे कौन चलने का प्रयास कर रहे हैं? बाजीराव प्रथम। और ये कहते हैं कि हम अब ये प्रयास महाराज का आगे ये उनका जो अधूरा सपना है हम इसको पूरा करेंगे। यहाँ पे ये इन्होंने कहा था कि जब वो अपना वो तीर को उन्होंने उसको
मयूरपंख को दो भागों में तोड़ा, तब कहा था कि अब समय आ गया कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें। विदेशी कौन? मुगल। हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। फिर वो कहते हैं कि देखो ये मयूरपंख अभी भी जस के तस खड़े हैं। वो कहते, बोला नहीं, आप ये मिट्टी हटा के देखिए, इसके दो टुकड़े आपको ना मिले। फिर वो शस्त्र के साथ में शास्त्र की वहां पे जो है परीक्षा अपना देता है, जिससे साहू जी महाराज बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और आगे पेशवा जो है तो विश्वनाथ के बेटे बाजीराव प्रथम को वो पेशवा यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों। अब पेशवा ये बन गए। पेशवा बनने के बाद में चुनौतियां बहुत सारी थी। चुनौतियां कोल्हापुर गुट से भी थी, चुनौतियां हैदराबाद के निजाम से भी थी। देखो मैंने क्या कहा आपको कि चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार दिल्ली की संधि में यहाँ पे पेशवाओं को मिल गया। लेकिन दोस्तों एक बात ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि निजाम चिनकिलिस खान या निजामुल मुल्क उस समय अपनी शक्ति को केंद्रित कर रहे थे। पहले तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दक्षिण भारत के अंदर वायसराय हुआ करते थे, लेकिन फिर रंगीला ने चिनकिलिस खान को कुछ समय के लिए दिल्ली में बुलाया। योग्य व्यक्ति थे चिनकिलिस खान, तो दिल्ली में दम घुटता था क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला एक षड्यंत्रकारी सा और अच्छा शासक नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, वो दोबारा दक्षिण भारत के अंदर गए और दक्षिण भारत में अपना विस्तार करने लगे। देखो एक समय था कि शुरुआती समय में जब मोहम्मद शाह रंगीला ने चिनकिलिस खान की हत्या करने के लिए मुबारिज खान को भेजा था, तो उस समय बाजीराव ने उनको सहयोग दिया था चिनकिलिस को। वो लड़ाई सूकरखेड़ा की लड़ाई थी। कभी पूछा जाए कि सूकरखेड़ा की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, तो आप कहना चिनकिलिस खान के और मुबारिज खान के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1724 में। तो आप कहेंगे मुबारिज खान को किसने भेजा, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने यहाँ पे भेजा था भाई, ठीक है। तो सूकरखेड़ा की लड़ाई में साथ दिया था। अब दूसरी एक घटना ये, अब बात आई कि भाई देखो साथ दिया, लेकिन भाई वो कहाँ अपनी हरकतों से मानने वाले थे। निजामुल मुल्क लगातार कोल्हापुर गुट को प्रोत्साहित कर रहे थे, है ना, उनका सहयोग कर रहे थे। अब हमेशा ये गद्दी पर वहां पे पुणे वहां तो बैठ नहीं सकते थे, इधर उधर अपने विस्तार के लिए साम्राज्य के लिए जाना होता था। साहू जी महाराज थोड़े कमजोर पड़ जाते थे, तो ये लगातार प्रोत्साहित करते रहते थे कोल्हापुर गुट को। संघर्ष करना पड़ा निजामुल मुल्क से बाजीराव ने, और वो संघर्ष की घड़ी आई 1728 के अंदर, जिस समय लड़ाई हुई पालखेड़ की लड़ाई, पालखेड़ा की लड़ाई। उस लड़ाई में औंधे मुंह गिराया निजामुल मुल्क को बाजीराव प्रथम ने, और उसके बाद बाजीराव प्रथम ने उनके साथ में एक संधि की। उस संधि को मुंशी शिवगांव की संधि बोलते या मुंगी शिवगांव की संधि बोलते हैं। एक बार फिर उस मूवी के सीन की तरफ आप आइए, जो मूवी बाजीराव आपने देखी होगी, कि एक सीन आता है उसमें, और उसमें निजामुल मुल्क बैठा है और उसके दोनों तरफ उसके वे शेर मतलब रखे हैं, वहां पे शेर है उसके दोनों तरफ। और जब बाजीराव आते हैं तो वो कहते हैं कि मराठों में अगर कोई है तो वो बाजी ही बाजी है, अदरवाइज सब भाजी है। वो कहते हैं निजाम मराठा बाजीराव प्रथम के लिए, अगर मराठों में कोई है तो वो बाजी ही बाजी है, अदरवाइज और तो सब भाजी है। तो फिर रिप्लाई करते हैं बाजीराव प्रथम निजामुल मुल्क का कि दक्षिण में अगर कोई महान है, दक्षिण में अगर कोई बहादुर है तो वो निजाम है, अदरवाइज सब गुठली के आम है। या दक्षिण में कोई बहादुर है तो वो निजाम ही निजाम है, नहीं तो सब गुठली के आम है। पता नहीं ये ऐसी बातें हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन मूवी में मसाला डालने के लिए ये सब बातें आपको देखी होगी। अगर आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो मूवी के साथ न्याय तो नहीं किया गया है। फिर वो कहते हैं कि आपको शस्त्र के साथ मतलब शस्त्र के साथ में शास्त्र की भी आपको अच्छी नॉलेज है। बोला ठीक है, हम चाहे तो आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। वो बाजीराव कहते हैं अच्छा हमारे साथ ही मजाक, हमारे साथ मजाक, हमारे ही। वो कहते हैं कि चलो गिरफ्तार कर लीजिए सैनिकों इनको। मतलब हमारे ही सैनिकों से हमें ही गिरफ्तार करने के लिए बात बोली जा रही है। तो फिर मामला गड़बड़ है, संधि करनी पड़ी है। संधि जो हुई उस समय मुंगी शिवगांव की संधि, उस संधि में क्या बातें हुई वो यहाँ पे देख लो एक बार। 7 मार्च 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को करारी शिकस्त दी। इसके बाद में मुंगी शिवगांव की संधि में क्या बातें हुई, ये बातें एक बार आप यहाँ पे देख लो। बातें हुई कि निजाम साहू को चौथ और सरदेश मुखी का शेष धन प्रदान करेगा।
निजाम जो है यहाँ पे साहू को चौथ और सरदेश मुखी का शेष धन प्रदान करेगा, क्योंकि चौथ और सरदेश मुखी में निजाम ही अभी आड़े आ रहा था, बोला देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा पापा। दूसरा, निजाम को उन समस्त व्यक्तियों को रखना पड़ा जिन्हें मराठों ने कर वसूल करने के लिए नियुक्त किया था। निजाम को उन समस्त व्यक्तियों को रखना पड़ा जिन्हें मराठों ने कर वसूल करने के लिए नियुक्त किया था, देना पड़ेगा। तीसरा, निजाम ने साहू जी को समस्त महाराष्ट्र का स्वामी स्वीकार कर लिया, बोला महाराज आप ही हो। साहू जी महाराज को मान लिया, अब आप कोल्हापुर गुट को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। निजाम ने संभाजी द्वितीय को पनाला भेजना स्वीकार कर लिया, पनाला भेजना स्वीकार कर लिया, और निजाम की इस हार से दक्कन में मराठों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और उनका पूर्व तथा दक्षिण में प्रसार करना अब केवल समय का प्रश्न था। अब निजाम जो समय शक्तिशाली हुआ करता था, निजाम के ऊपर भी कंट्रोल स्थापित कर लिया। और मोहम्मद शाह रंगीला तो कठपुतली व्यक्ति था, जो मुगल बादशाह था। शंभू जी के षड्यंत्र असफल हो गए, और शंभू जी के षड्यंत्र जब असफल हो गए तो उसमें अंत में उसने वारणा की संधि करनी पड़ी। अब ये कहेंगे वारणा की संधि किसके साथ में हुई? मैं कहूंगा कि देखिए, वारणा की जो संधि हुई हमारी, ट्रीटी ऑफ वारणा, तो ये संधि हमारी होती है छत्रपति साहूजी महाराज और कोल्हापुर गुट के बीच में 1731 में। यानी कि दोनों मराठा जो गुट है हमारे, सतारा गुट और कोल्हापुर गुट, उनके बीच में होते हैं। वो वारणा नदी के किनारे हुई, इसलिए इसको वारणा की संधि कहते हैं। कब हुई? 1731 में हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि यहाँ पे अब जो है शंभू जी को या संभाजी सेकंड को अब इनकी अधीनता स्वीकार यहाँ पे करनी पड़ी, है ना। और बाजीराव की कूटनीति और सैनिक नेतृत्व का लोहा ये मान गए, और यहाँ पे 1731 की संधि होगी। देखो दोस्तों, 1731 में वारणा की संधि हो रही है, जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें अब कोल्हापुर गुट इनके मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, साहू सर्वोच्च। आगे चलकर 1750 में एक संगोला की संधि होगी, जहां पे अब ये कह दिया जाएगा छत्रपति को कि मतलब अब असली जो हकदार है, जो असली पावर में जो व्यक्ति है, वो पेशवा रहेगा, है ना। और छत्रपति मेयर ऑफ द पैलेस बनकर रह जाएंगे, ठीक है। इसके बावजूद निजाम ने अभी पूर्ण हार स्वीकार नहीं की। देखो, निजाम 1728 में पालखेड़ की लड़ाई में हारने के बाद भी अभी भी शांति से नहीं बैठा था, और अभी भी बार बार कहीं ना कहीं बीच में अड़चन पैदा कर रहे थे। तो अभी क्या किया? पूर्ण हार स्वीकार नहीं की, मराठों में लगातार फूट डालने का प्रयास करते रहे। वो समय आया जब दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला को डराने के लिए मराठा बाजीराव प्रथम 500 सैनिकों के साथ में आता है, तो 3 दिन तक डरा के रखा मोहम्मद शाह रंगीला को। तो उधर से निजाम कहते हैं डरो मत, हम आपके साथ में हैं, हम आपके साथ में है ना। निजाम ने कहा अच्छा तुम हो, अभी भी रोड़ा बने हुए। बोला ठीक है। दिल्ली में एंट्री नहीं ली, वापस चले गए, और वापस जाके एमपी से निकलना था, तो भोपाल के पास में फिर दोबारा निजाम को शिकस्त दी, और फिर निजाम को एक संधि करनी पड़ी। उस संधि को आप बोलते हैं दुर्रे सराय की संधि। पहले मूंग के शिवगांव की संधि, अब दुर्रे सराय की संधि। तो भोपाल के निकट निजाम ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समर्थन में एक सेना भेजी थी, लेकिन बाजीराव ने तत्परता से निजाम को घेर लिया और बिना युद्ध के यहाँ पे दुर्रे सराय की संधि के लिए बाध्य कर दिया। इस संधि में क्या हुआ? इस संधि में हुआ ये कि यहाँ पे संपूर्ण मालवा और नर्मदा चंबल नदी के बीच की सारी भूमि बाजीराव को दे दी गई। 50 लाख रुपए बाजीराव को दिया गया। इस संधि के पश्चात निजाम ने बाजीराव से पूर्ण पराजय मान ली और बाजीराव से हाथ जोड़ ली कि महाराज आप कृपया करके चले जाइए, बकस तो हमें। तो दोस्तों देखो, ये एम्पायर देख लो, ये भगवा एम्पायर देख लो, बाजीराव साम्राज्य हुआ करता था हमारा ना। किसका साम्राज्य? बाजीराव साम्राज्य हमारा। देखिए भाई, है ना, बहुत बड़ा साम्राज्य है। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनका साम्राज्य बड़ा था या बालाजी बाजीराव यानी कि बेटे नाना जो थे ना, नाना साहब बालाजी बाजीराव, उनका साम्राज्य बड़ा। तो आप कहेंगे इनके बेटे का साम्राज्य बड़ा था, ठीक है भाई। तो ये साम्राज्य, ठीक है। इसके बाद में एक आता है बुंदेलखंड की विजय। ये घटना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मूवी के अंदर भी आपने बुंदेलखंड की घटना को यहाँ पे पढ़ा होगा, समझा होगा। तो मूवी के अंदर बुंदेलखंड की घटना क्या है भाई? तो मूवी के अंदर जो बुंदेलखंड की घटना है उसको आपने पढ़ा है, वो देखिए भाई। देखिए, बुंदेलखंड यानी कि बुंदेले,
बुंदेलों से बुंदेलखंड बना। बुंदेले कहाँ के? ओरछा के बुंदेले, ओरछा के बुंदेले। ये जो बुंदेलखंड राज्य आता था ये मुगलों की इलाहाबाद सूबेदारी के अंदर आता था, जो इलाहाबाद के सूबेदार हमारे बनते थे। तो कहीं ना कहीं समस्या का कारण बना बुंदेलों के लिए। मोहम्मद खान बंगस ने बुंदेलों पर अधिकार कर लिया, अधिकार करने का प्रयास कर ही रहे थे। तो आपको मूवी में वो सीन देखा होगा कि वो एक पंडाल में पड़े हुए हैं, तो तभी दीपिका पादुकोण आती है ना, और वो मुलाकात करना का प्रयास करती है। बाजीराव प्रथम जोगी, रणवीर सिंह और आप देखते हैं, तो वो मना कर देते हैं, फिर वो आ जाती है अंदर, है ना। तो बातचीत होती है, तो वो पहले मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे साथ में। फिर जो भी है बात को स्वीकार कर लेते हैं, हालांकि जाना होता है उनको सतारा छत्रपति के पास में। लेकिन अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो देख लेना। तो लेकिन वो मना कर देते कि अब हम पहले जाएंगे कहाँ पे? बुंदेलखंड। क्यों जाएंगे? एक हिंदू दूसरे हिंदू की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? और हमारा तो कॉन्सेप्ट ही हिंदू पद पातशाही वाला है। चलो, मस्तानी को बोला। इस मूवी के अंदर एक चीज बहुत गलत दिखाई गई है। कहीं मस्तानी को बुंदेला सरदार की बेटी दिखाया गया है, यानी कि एक राजपूत दिखाया गया है, और फिर वहीं अगर वो राजपूत महिला दिखाई गई है और फिर वहीं पे कहा है कि ये वहीं पे वो एक मस्तानी है, नाच गान का कार्य करती है, तो ये तो बेटी नहीं है दिखाते, या फिर वो नाच गान वाला कार्य ना कराते। क्योंकि हमारी संस्कृति में एक बाप अपनी बेटी को नहीं नचा सकता ना। या तो भाई नाचने गाने वाली अगर है तो फिर वो बेटी नहीं है उनकी। तो ये कुछ कहानी है, ये अलग है, ये पता नहीं कुछ क्या ही कैसे दिखाया गया है। तो बुंदेलखंड राज्य मुगलों के इलाहाबाद की सूबेदारी में था। मुगल सूबेदार मोहम्मद खान बंगस जब इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने बुंदेलो जो राजपूत थे उनके समाप्त करने की कोशिश की। तत्कालीन बुंदेल नरेश कौन थे हमारे? तो तत्कालीन बुंदेल नरेश हमारे छत्रसाल हुआ करते थे। छत्रसाल ने मराठों से सहायता मांगी और 1728 में इन्होंने बुंदेलखंड के प्रदेशों को छीन लिया। मतलब अंतिम अंतिम विजय होने वाली थी मोहम्मद खान बंगस की, है ना। तो पेशवा तो छत्र जो है फिर पेशवा की एंट्री हुई और पेशवा के द्वारा जो है इनको दोबारा से वो राज्य मिल गया। और फिर पेशवा के सम्मान के लिए इन्होंने एक आयोजन किया। आयोजन में एक सुंदर नर्तकी मस्तकी को पेश किया गया, मस्तानी को पेश किया गया, जो नर्तकी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है, एक तो नर्तकी को पेश किया गया और उसके बाद में 4 क्षेत्र जो है उनको देने पड़े, मतलब दिए उन्होंने सम्मान पूर्वक। किसको? पेशवा को। कालपी, सागर, झांसी और हृदय नगर। ये 4 क्षेत्र याद रखना। कौन से 4 क्षेत्र? कालपी, सागर, झांसी और हृदय नगर। ये पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट करने पड़े, देने पड़े। दोस्तों पेशवा को ये क्षेत्र दिए, कालपी, सागर, झांसी, हृदय नगर। उसी समय ये भी दिखाया जाता है कि बाजीराव पेशवा अपना हृदय भी वहीं दे चुके थे। हृदय मतलब कि मस्तानी को भी वो साथ में लेते गए। अब वो दो देखते हैं ना, दीपिका पादुकोण और वो क्या नाम, प्रियंका चोपड़ा। तो हृदय नगर, ये 4 क्षेत्र है। एग्जाम में आएगा निम्नलिखित में कौन सा नहीं दिया था, तो आपको यहाँ पे याद रखना भाई। इसके बाद में गुजरात विजय, ये तो था बुंदेलखंड विजय। गुजरात विजय, गुजरात विजय में गुजरात महत्वपूर्ण है व्यापार के दृष्टिकोण से, पश्चिमी एशिया के दृष्टिकोण से। पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र है। अकबर भी जानता था। अकबर ने 1572 के अंदर गुजरात अभियान अपना किया था, है ना। महत्वपूर्ण है ना गुजरात। तो 1730 में चौथ सरदेशमुखी को लेकर चिमनाजी यानी कि बाजीराव के भाई चिमनाजी में मुगल सूबेदार सर बुलंद खान के बीच में समझौता हुआ था। चौथ देने का मामला बन गया था। लेकिन हम देखेंगे आगे चलकर मराठों में महत्वाकांक्षा आ गई। फिर 1738 में गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया। इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है भाई। फिर बात आती है मालवा विजय की। मालवा की, अब मालवा की क्या कहानी है? मालवा की कहानी है कि भाई देखो, मालवा मध्य भारत के अंदर है। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में यहाँ पे मालवा यहाँ पे काम करता है। तो महत्वपूर्ण है उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए। तो 1719 में मालवा से चौथ इत्यादि प्राप्त करने का अधिकार विश्वनाथ ने प्रयास किया था, लेकिन वो असफल प्रयास था, बात नहीं बन पाई थी। बाजीराव ने वही बाहुबल से प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उदाजी पंवार और मल्हार राव होलकर ने आक्रमणों से मुगल सत्ता की जड़ें उखाड़ डाली। उदाजी पंवार और मल्हार राव होलकर ने, उदाजी पंवार
और मल्हार राव होलकर ने आक्रमणों से मुगल सत्ता की जड़ें यहाँ पे उखाड़ डाली। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अंत में 1738 ईस्वी की दुरई सराय की संधि से मतलब मालवा क्षेत्र का अधिकार ये भी पेशवाओं को यहाँ पे मिल गया भाई। ठीक है, एक ही दिल्ली आक्रमण की घटना मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, दिल्ली आक्रमण की घटना। एक सबसे लास्ट में जो पेशवा के समय में आपने पढ़ना है वो है बसीन की विजय। देखो बाजीराव का आपने निजाम के साथ संघर्ष, गुजरात मामला, मालवा मामला, बुंदेलखंड मामला, दिल्ली मामला, ये सब देखा। अब मामला देख लो बसीन वाला। बसीन मतलब कि ये है पुर्तगालियों से लेने वाला मामला। बसीन किससे छीना? पुर्तगालियों से छीना। देखो किसी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध बसीन की विजय मराठों की पहली जीत थी। मराठों ने 1739 में चिमनाजी के नेतृत्व में बसीन को पुर्तगालियों से छीन लिया, साथ ही सालसेट पर भी अधिकार कर लिया। कई बार आता है ना जब हम पुर्तगालियों के पतन की बात करते कि सालसेट किसने छीन लिया, बसीन किसने छीन लिया, कासिम बाजार किसने ले लिया, तो सालसेट बसीन वाले में यहाँ पे मराठा हमारा यहाँ पे आएंगे। ठीक है भाई, तो ये कहानी है दोस्तों बाजीराव प्रथम की, एक योग्य पिता के योग्य बेटे की, जो बहुत ही बढ़िया राजनीतिक था, बहुत ही बढ़िया सैन्य गुण वाला एक शासक हमारा हुआ करता था। उनके बाद में उनके दो बेटे हैं, एक राघोबा रघुनाथ राव, एक आपका बालाजी बाजीराव, जिसको आप नाना जी के नाम से भी जानते हैं। फोटो देख लो बेटे, फोटो है ये हमारी किसकी, बाजीराव प्रथम के बेटे हमारे बालाजी बाजीराव के। अब वही है कि योग्य है, योग्य व्यक्ति है, ऐसी बात नहीं है, बट इतनी सैन्य एबिलिटी नहीं है जितनी बाजीराव प्रथम के अंदर हुआ करती थी। वो महानता, वो ग्रेटनेस, लेकिन फिर भी पिताजी का जो साम्राज्य मिला है उसको तो जो का त्यों रखा, उसको बढ़ाया ही है, उसको कम नहीं होने दिया है ना। तो हम कहते हैं कि पेशवा पद पैतृक बन गया, बेटा उसके बाद बेटा उसके बाद बेटा, ऐसे हमारा बन गया। तो बालाजी बाजीराव इस पद पर नियुक्त किए गए। और इससे पूर्व ही मतलब शक्ति जो है ना, अब छत्रपति के पास में मतलब थोड़ी मोटी शक्ति थी, अदरवाइज मुख्य जो पावर है वो मुख्य पावर हमारे यहाँ पे पेशवा ही यहाँ पे हमारे बन रहे थे। तो 1750 में एक संधि हुई, जिस संधि को आप किस नाम से जानते हैं, जिस संधि को आप संगोला की संधि के नाम से जानते हैं। और संगोला की संधि के अनुसार यहाँ पे ये सारी पावर ही किसके हाथ में आ गई, पेशवा के हाथ में आ गई। अब पेशवा क्या हो गया, पेशवा शक्तिशाली हो गया, और यहाँ पे हमारा छत्रपति मेयर ऑफ द पैलेस हो गया, महलों का महापौर बन के यहाँ पे वो रह गया। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन के रह गए, है ना। वास्तविक नेता पेशवा बन गए। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता के अपूर्ण कार्य को पूरा करने की ठानी। उन्होंने मराठा शक्ति का उत्तर और दक्षिण भारत की ओर प्रसार किया। ठीक है, निजाम के साथ इनका भी संघर्ष होता है, लगातार संघर्ष होता है। एक संधि निजाम के सामने इनकी होती है, वो भलकी की संधि होती है। कई बार झलकी पढ़ते हैं तो भलकी की संधि है 1752 में। दो युद्ध होते हैं, एक सिंध खेड़ का युद्ध होता है, ये 1757 है भाई, 1757 है सिंध खेड़ का युद्ध, और एक हमारा 1760 में उदगीर का युद्ध। उदगीर का दो युद्ध होते हैं। कभी पूछा जाए ना निजाम का बालाजी बाजीराव के साथ में सिंध खेड़ और उदगीर का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो आप बता देना। मालवा और बुंदेलखंड में मराठा शक्ति का समीकरण क्या बना, तो आप पढ़िए एक बार कि मालवा और बुंदेलखंड के अंदर समीकरण क्या बना। तो आप कहेंगे दोस्तों कि यूं तो मराठा सैनिक मालवा से चोट लेते थे, परंतु उनका नियंत्रण संपूर्ण नहीं था। जयसिंह की मध्यस्थता में 4 जुलाई 1741 को मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, पेशवा को नायब सूबेदार। अब देखो पेशवा मालवा का नायब सूबेदार बन गया, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है। इसके बदले में 4000 सैनिक सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर देगा। इस प्रकार मालवा का प्रशासन, फौजदारी, न्यायिक मामला मराठों के हाथों में आ गया भाई। ठीक है, और बुंदेलखंड मराठों को दोआब और अवध पर आक्रमण का आधार बन सकता था। बंगाल और बिहार भी प्रसार कर सकते थे। तो 1729 में बाजीराव प्रथम के द्वारा दी गई रियायतों के पश्चात भी इस क्षेत्र में मराठों ने प्रभुत्व स्थापित नहीं किया था। तो यहाँ पे ओरछा के बुंदेल सरदार को परास्त कर झांसी पर अधिकार कर लिया और बुंदेलखंड में मराठा उपनिवेश बनाया। रीडिंग कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ लेने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, लर्न हिस्ट्री बाय चौहान, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों, है ना। या हमारा जो नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेना। अब देखो पेशवा और रघुजी, इनमें क्या आपसे संबंध है। आप कई बार देखते हैं ना रघुनाथ राव, रघुजी रघुजी रघुजी, ये भाई है, हमेशा षड्यंत्र रचे शुरू से आखिर तक, शुरू से आखिर तक रघुनाथ राव ने षड्यंत्र रचे। ये क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये बंगाल पर आक्रमण करते हैं, वहाँ के शासक अलीवर्दी खान से चोट वसूलते हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ ना कि जब अलीवर्दी खान कहता है कि मराठों को चोट देना स्वीकार कर लेता है, तो वो रघुनाथ राव को देना स्वीकार कर लेता है ना। मराठा पेशवा और रघुजी में भी लगातार संघर्ष यहाँ पे हमारा होता गया। रघुजी पराजित होते गए, लेकिन वो संघर्ष उसने नहीं छोड़ा।
एक महत्वपूर्ण घटना जो हमारी बालाजी बाजीराव के समय की है वो है हमारी कौन सी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। और पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि 1761 की लड़ाई। दोस्तों ये लड़ाई अपने आप में, ये टॉपिक कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है जिसको हमें एक्सप्लेन करना होता है, बट अभी समय का थोड़ा हिसाब देखते हुए 5 मिनट में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि पानीपत का तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में, बालाजी बाजीराव, यानी कि कई बार आता है ना कि इस समय कौन था हमारे पेशवा, तो बालाजी बाजीराव थे, ना कि माधवराव। युद्ध कब हुआ, 1761 में, सभी को पता है, आपको याद रखना है 14 जनवरी 1761 में हुआ है। यह युद्ध किस किस के बीच में, अहमद साहब अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ। विश्वास राव नेतृत्व कर रहा था इस समय, परंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव था। विश्वास राव लीडरशिप में था, बालाजी बाजीराव का बेटा था, लेकिन मुख्य सेनापति कौन, तो यहाँ पे उनका सदाशिव राव भाऊ। युद्ध के बीच में ही मल्हार राव होलकर मैदान छोड़कर भाग गया। कोई पूछे कि गद्दार कौन था जो मैदान छोड़कर भागा, मल्हार राव होलकर। कौन मुस्लिम था जो मराठों की तरफ से मिलकर लड़ा, तो इब्राहिम खान गर्दी। ये मुस्लिम था जो मराठों की तरफ से लड़ा, बहुत हानि पहुंचाई अब्दाली सेना को, लेकिन फिर भी हार मराठों की हुई, आपको पता है। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी जो हमारे युद्ध के अंदर है वो है काशीराज पंडित। काशीराज पंडित वो प्रत्यक्षदर्शी है। इसके बाद में काशीराज पंडित एक बात बोलते हैं कि जब वो सूचना प्रोवाइड कराते हैं दक्कन के अंदर, वो कहते हैं कि दो मोती विलीन हो गए। दो मोती मतलब वो विश्वास राव और सदाशिव राव, दो मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरी लुप्त हो गई। मुख्य जो सेनापति हमारे वो चले गए, 27 सारे सारे मारे गए। चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। इसके बाद बालाजी बाजीराव उठ ही नहीं पाए भाई, सदमा ऐसा लगा, मृत्यु हो जाती है उनकी, मृत्यु हो जाती है। आरबी सरदेसाई साहब लिखते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध, यह निश्चित निश्चित यह नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। ये अपने आप में मेंस में क्वेश्चन भी बनता है कि ये कौन से युद्ध के बाद ये जानकारी मिलती है, या पानीपत के तृतीय युद्ध में ये बात जो है इसको एक्सप्लेन करो कि भारत पानीपत के तृतीय युद्ध में यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, और मराठे शासन नहीं करेंगे। क्योंकि इस समय जो दक्षिण भारत में अगर कोई, मतलब दक्षिण भारत या पूरे भारत में अगर मुगलों को कोई हटाने वाला था या मुगलों को अब रिप्लेस लगभग करने वाला था, वो मराठे थे। लेकिन अब ये कह दिया कि इस युद्ध के बाद में ये तो क्लियर नहीं है कि कौन रूल करेगा, लेकिन ये क्लियर है कि मराठे रूल यहाँ पे नहीं करेंगे। ये बात सरदेसाई साहब यहाँ पे हमारे लिखते हैं दोस्तों। अब एक बार मराठा पेशवाओं का ये क्रोनोलॉजी आप यहाँ पे देख लो भाई। क्रोनोलॉजी क्या है, बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद में बाजीराव प्रथम, इसके दो बेटे बाजीराव और रघुनाथ राव। बालाजी बाजीराव बैठे, यहाँ तक की कहानी हमने पढ़ ली। इसके बाद में माधव राव 4 पे, नारायण राव 5 पे, क्रोनोलॉजी आ जाती है ना। इसके बाद नंबर 6 पे हमारा, इसके बाद में नंबर जो 6 है हमारा, तो नंबर 6 पे हमारा कौन आएगा, तो रघुनाथ राव। ये षड्यंत्र करके थोड़े से समय के लिए फिर इसको हटा दिया जाता है, और इसके बाद में नारायण राव के बेटे माधव नारायण राव को गद्दी पर बैठाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद में अंतिम समय में रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय ही गद्दी पर बैठते हैं। ये पूरा चार्ट आपको आना चाहिए, अगर एग्जाम में लिखते हैं मेंस में तो तब भी फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों माधवराव प्रथम को देख लीजिए एक बार, और अंतिम पेशवा को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो पेशवा होंगे फिर हमारे अंग्रेज मराठा संघर्ष भी हो जाएंगे, तो उनके समय में उनको देख लेंगे। तो माधवराव प्रथम के बारे में कि माधवराव प्रथम 1761 में गद्दी पर बैठते। बेटे उस समय अल्प वयस्क था ये, है ना, लेकिन एक समय के लिए माधवराव ने पानीपत की हार को भुला दिया था। वो योग्यता माधवराव के अंदर थी कि पानीपत की हार को भुलवा दिया इसने। अल्प वयस्क था, चाचा रघुनाथ राव षड्यंत्र रचता रहा, लेकिन ये बहुत ही प्रतिभाशाली था, गुण संपन्न था। धीरे धीरे मराठों ने बुंदेलखंड को पुनः विजित कर लिया, सभी महत्वपूर्ण राजपूत शासकों से राजस्व वसूल किया, जाटों और रुहेलों को दबाने में सफलता प्राप्त, दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया, और अंत में भागे हुए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में गद्दी पर बैठाया। तो मराठों की पावर को देखिए, माधवराव की पावर को देखिए दोस्तों। ये तो कुछ समय ही कम मिला बेचारे को कि बीमार हो गया 1772 में। जिस समय बीमार हुआ, जिस समय मृत्यु हुई, उस समय आयु 27 साल थी दोस्तों। 27 साल में क्या पता का माधवराव ने फहराया वो देखिए, बड़ी क्षति हुई। ग्रांड डफ कहते हैं इनकी मृत्यु के बाद में कि उनकी मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। यानी कि दोबारा से उसी शक्तिशाली पोजीशन में मराठों को खड़ा करने वाले कौन थे, तो आपके माधवराव थे। दोस्तों ये आंसर आपने लिखना है कि मराठा राज्य का विघटन आंतरिक दबाव के फलस्वरूप हुआ था। आपने आंसर लिखना और हमें भेजना है।
ये हमारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है जो लगातार कंटिन्यू है हमारी एप्लीकेशन पर। मोबाइल नंबर ये हमारा 70333142 और ये पीजीटी का दोनों बैच यहाँ पे दोस्तों हमारे चले हुए हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया वो आपकी समझ में आया है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीजीटी है, नेट, सारे बैच हमारे पास अवेलेबल है। धन्यवाद भाई।